नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पुस्तक पर चर्चा लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम हम महीने के पहले मंगलवार को लेकर आते हैं। हालांकि पिछले दिनों थोड़ी अनियमितता हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम पहले मंगलवार को हाजिर हैं और अपने खास मेहमान के साथ खास किताब के बारे में चर्चा करेंगे। खास जो इस किताब के लेखक हैं, जिन्हों क्या समझ कर, क्या सोच कर, क्या विचार कर उन्होंने इस किताब की रचना की है, उन सब पहलुओं पर हम गौर करेंगे। आप सभी का पुनः अभिनंदन, स्वागत है। और आज की जो पुस्तक है, पहले तो पुस्तक का दर्शन करवा दूं। बहुत सुंदर पुस्तक है ये, मिले लठ मेरा तुम्हारा। और जब हम इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे, इसके शीर्षक से ही ऐसा लगता है जैसे कि आधी बात लोगों को समझ में आ जाएगी कि आखिर लठ किसका मिलता है और जब मिलता है तो क्या धमाल मचता है। तो पुस्तक की जो शीर्षक है, बहुत कुछ बयान करता है, लेकिन फिर भी कभी कई बार ऐसा होता है कि आप हर चमकती चीज को सोना नहीं कह सकते, और हर वस्तु जो आपको सामने से जो दिख रही है, जब आप उसके अंदर भीतर प्रवेश करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तब आपको उसकी गहराई का पता चलेगा। तो ये हल्का फुल्का विषय सिर्फ शीर्षक से लगता है, बाकी बहुत सारी गहराई है। और लेखक ने क्या सोचकर, क्या विचार कर इस शीर्षक को रखा है, उन सारी पहलुओं पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ, हमारे दो महान वक्ता इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जब हम पुस्तक पर चर्चा करते हैं तो हम दो ऐसे व्यक्ति विशेष को लेकर आते हैं जिन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा है और जो चाहते हैं कि आपकी आवाज बेहतर। गायब हो गई। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर आ रही है? आ रही है। आप राजीव जी, आप दोबारा से जुड़ जाइए, शायद आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हमें तो आ रही है, हमें तो आ रही है राजीव जी के उसमें। जी। तो पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम है और बहुत सारी पुस्तकों पे हमने चर्चा की, लेकिन ये जो पुस्तक है, ये एक, मैं कह सकती हूँ, कुछ तो अनोखी बात है इस पुस्तक में। तो क्या बात है, उस बात पर हम गौर करते हैं। और आदरणीय विनोद पराशर जी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हैं, और मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, और भी बहुत सारी प्रतिभा है और बहुत सारे बहुत लंबा चौड़ा आपका अनुभव और परिचय है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहती हूँ। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय अंजू शर्मा जी का। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आप दोनों का हृदय से अभिनंदन है। सर, आप तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि उप डाकपाल के पद से आप सेवानिवृत्त हैं और राजीव जी आ चुके हैं, तो आज के जो दूल्हा राजा हैं उनको लेना जरूरी है कार्यक्रम में। तो पहले हम उनको जोड़ देते हैं। जी राजीव जी, आप सुनाई दे रहा है? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। वो एक्चुअली ब्लूटूथ स्पीकर लगाया था और उसकी बैटरी डाउन हो गई एंड टाइम पे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और यहाँ पे भी स्वतंत्र लेखन। यहाँ जी, यहाँ पर भी लठ बजा कि ये ब्लूटूथ वाला स्पीकर जो है वो मिसेस श्रीमती जी इस्तेमाल करती है। मैंने आज उनसे मांगा तो उन्होंने जैसे पकड़ा दिया और वो बीच में जवाब दे गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस भूमिका को बांधने की मैं कोशिश कर रही थी, वो अपने आप उसका प्रारूप दिख रहा है। और सर का परिचय में दे रही थी, स्वतंत्र लेखन आप कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद। और क्षितिज के उस पार एक गजल संग्रह आपकी आई सहयोगी में, मतलब और भी गजलकार थे उसमें। वो 1984 में आई, जब मैं बहुत छोटी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा अरसा आपने काव्य साहित्य क्षेत्र को दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले लगभग 41 वर्ष से देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविताएं एवं अन्य विधाओं में रचनाएं आपकी प्रकाशित होती रही हैं। कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम मैं लेना चाहती हूँ। दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, कुतुब मेल, एक्शन इंडिया, दीर्घा, आजकल, समकालीन, जनमत,
संचेतना, अवध पुष्पांजलि, अनामा, ये सब वे नाम हैं जो जहां तक एक लेखक पहुंचना चाहता है। बड़े बड़े बड़ी पत्रिकाओं के नाम हैं और बहुत गदगद हो रही हूँ आपका परिचय पढ़ के। और वर्ष 1982 में छात्र जीवन में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज की ओर से सर्वश्रेष्ठ कवि का आपको पुरस्कार प्राप्त है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बधाई आपको। वर्ष 2013 में साहित्यिक व सामाजिक संस्था सोच व वैदराज द्वारा संवेदना काव्य संगोष्ठी में श्रेष्ठ काव्य पाठ संवेदना सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। सर, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इतने 42 वर्षों का अनुभव है आपके पास, और हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन ही कर सकते हैं। पढ़ने की लालसा तो है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो मैं बृहद परिचय आपका नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो भी परिचय है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ दूसरी वक्ता अंजू शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आप दिल्ली में ही जन्मी हैं, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, और 2 कविता संग्रह कल्पनाओं से परे का समय 40 साला औरतें, ये भी दिलचस्प शीर्षक है, और कभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 2 कहानी संग्रह, एक नींद हजार सपने, सुबह ऐसे आती है, 2 लघु कथा उपन्यास शांतिपुरा वन कस्तूरी से प्रकाशित हुई। सेतु प्रकाश उपन्यास ओरी कठपुतली प्रथम सेतु पांडुलिपि योजना के तहत प्रकाशित हुई है। दर्पण जुगनू और रात शीघ्र प्रकाश अभी अधीन है। और देखिए, 2 ऐसे वक्ता, 2 ऐसे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अरसे से जिनका अनुभव रहा है। और अंजू जी, पटल शोभायमान है आपकी उपस्थिति से। और 2014 में आपको बोहरा कविता पुरस्कार से राजेंद्र बोहरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2014 में साहित्य श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 द्वारा मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। और क्या क्या सम्मान है, और क्या कहूँ मैं, हमारा आज पटल सच में गदगद हो गया है। डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ सर। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। और अब परिचय उस व्यक्ति विशेष का जिसकी ये किताब है, जिसका शीर्षक है मिले लठ मेरा तुम्हारा। और इस सिर्फ ये, जब हम इस किताब की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पति पत्नी की नोक-झोंक होगी इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पति पत्नी की नोक-झोंक नहीं है, ये पूरे जीवन का सार है। जहाँ हम खुश भी होते हैं, जहाँ हम उदास भी होते हैं, जहाँ पत्नी को प्रेमिका भी मानते हैं, जहाँ तकरार भी करते हैं, जहाँ पर रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, तो जीवन के हर पहलू को दर्शाती। और सबसे अच्छी बात, लेखक 2 लाइनों में, जैसे कहते हैं ना कि दोहा, 2 पंक्तियों में अपनी पूरी बात आपने कह दी। और ये दोहा नहीं है, लेकिन ये 2 लाइनर है। 2 लाइनर एक विधा इन्होंने इजाद की है। मुझे लगता है इसका श्रेय इन्हें ही जाएगा। राजीव तनेजा जी की मैं बात कर रही हूँ। तमाम श्रोताओं का अभिनंदन, अभिवादन, और शानदार शीर्षक है। सुरेंद्र भाई साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। पटल के मुख्य सलाहकार राजीव जी का परिचय मैं देना चाहती हूँ। आपने बीकॉम की शिक्षा प्राप्त की है, आप भी दिल्ली से हैं, पेशे से आप एक व्यवसायी हैं, और लेखन शैली आपकी संवाद शैली में लेखन मुख्य विशेषता है आपकी। आप एक आशु कवि हैं, समीक्षक एवं हास्य व्यंग लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं। हंसते रहो के नाम से मुख्य ब्लॉग है आपका, और फैलसूफिया और चंपू ओए चंपू के नाम से भी एक व्यंग कहानी संग्रह तथा कागभूषण के नाम से एक व्यंग उपन्यास प्रकाशित है। और ये जरूर एक बात कहना चाहती हूँ कि
पहले बहुत लंबी-लंबी कहानियाँ लिखा करते थे और लंबी-लंबी कहानियाँ जब पढ़ने में असमर्थता होती है, कई बार हम बहुत लंबी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, ये मर्मस्पर्शी बात है और मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए इससे बड़ी कोई संवेदना की बात नहीं होगी कि वो पाठक का कितना ख़्याल रखता है। एक पाठक है, जब उनकी बड़ी-बड़ी कहानियाँ नहीं पढ़ सकता, उसके पास या तो समय का अभाव है या उसे रुचि नहीं है लंबी चीज़ें पढ़ने की। उस स्थिति में इन्होंने टू लाइनर का इजाद किया और टू लाइनर में इन्होंने एक गिफ्ट दिया है, मुझे लगता है ऐसे पाठकों को एक उपहार स्वरूप ये किताब है, जहाँ पर आप बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते, समय अभाव के कारण या पढ़ने की चोरी होती है, एक व्यक्ति होता है जो पढ़ना नहीं चाहता, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति। विनोद सर, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा, लेकिन ये पुस्तक पे चर्चा जो कार्यक्रम आया है, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी हम प्रोग्राम लेकर आ पाएँगे। तो ये एक आदत में शुमार है और हम जैसे चोर लोग जो पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए ये वरदान किताब है, क्योंकि इसमें 2 लाइन में आप अपनी बात कह दो और मुस्कुरा दो, हँस दो, गुदगुदा दो। तो राजीव तनेजा जी, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ इस पुस्तक के लिए और जिसकी समीक्षा करने के लिए 2 विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं और अभिव्यक्ति, पुरवाई तथा अटूट बंधन के अलावा कई अन्य वेब पत्रिकाओं एवं ऑनलाइन समाचार पत्रों में कहानियां, कविताएं तथा व्यंग्य प्रकाशित हैं। प्रिंट मीडिया में भी कई कहानियां, व्यंग्य तथा आपकी कविताएं प्रकाशित हैं। सूरभि संगोष्ठी के जरिए साहित्यिक एवं गीत संगीत से जुड़ी गोष्ठियों का लगातार आयोजन किया जाता है और ये वो संस्था है, इनका जो स्टूडियो है वहाँ पर मेरे भी कार्यक्रम, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का कार्यक्रम हुआ था। पहला कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम था, जो इनकी निगरानी में हुआ, बहुत ही शानदार रहा। और विनोद सर, जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने आए हैं, दो पंक्तियों में अपने दिल की बात कह दो, सामने वाला थोड़ा हंस दे, थोड़ा गुदगुदा ले। और कई बार हम अपने पति को या अपनी अपनी पत्नियों को कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टिप्स भी ले सकते हैं। 2 पंक्तियां चुरा कर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो राजीव जी, पुनः बधाई, शुभकामनाएं। और दर्शक दीर्घा में निधि भार्गव मानवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और सबसे पहले सारवरी चतुर्वेदी जी हमारे साथ बन गई हैं, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार है, कम साहित्यकार मैं कह सकती हूँ, आप साहित्यकार हैं सर, मैं किसी श्रेणी में आपको बांधना नहीं चाहती, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब विनोद पराशर जी के पास मैं सीधे आऊंगी और मैं जानना चाहती हूँ कि इस टू लाइनर के बारे में आपकी क्या राय है और 2 पंक्तियों में जो दिल की बात निकली है। और एक-एक पन्ना जब हम पलटते हैं तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से हम रूबरू होते हैं। यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी की नोक-झोंक ही नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इसमें बहुत सारी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप इस पुस्तक के बारे में अपनी राय दें। बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद वैभवी जी, और ये इस मंच के सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं बड़े धर्म संकट में हूं। वैभवी जी ने इस पुस्तक की पहले ही समीक्षा कर दी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं। तो आदमी जो लेखक होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके लेखन पर भी आता है। तो थोड़ी सी बात मैं पहले राजीव उनका फोन हैंग हो गया, शायद हैंग हो गया।
कोई बात नहीं, वो पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। और सर ने लिखा है चमत्कार। अब सर पिलकेंद्र सर अब जरा बताएंगे कि चमत्कार किस बात का, इस पुस्तक के लिए या किसी और चीज? इस पुस्तक पर जी सर, करें, आ गए। मिले लठ मेरा जी जी तुम्हारा, उनके व्यक्ति हैंग हो रहा है बार बार। जी जी, कुछ इंटरनेट की समस्या है। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। जी जी। जी। हाँ, तो हम पहले बात कर रहे थे राजीव जी के व्यक्तित्व की। जी। राजीव जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लगभग मेरे ख्याल 15-16 साल तो हो ही गए होंगे। और जब हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू की थी, वो तो सबसे पहली मुलाकात हमारी जो सुनीता सानू जी हैं उनके यहाँ हुई थी। जी। तो तब ये पहली बार मंच पर बोले थे और बड़े लड़खड़ाते हुए बोले थे, तभी परिचय हुआ था कि भाई ये भी लिखते हैं। और तब ये मेरे ख्याल गुड़गांव के यहाँ कहीं जाया करते थे, तो ट्रेन में जो लिखते थे अपने साथियों, हाँ, पानीपत सुनाया करते थे। तो मैंने भी सुना था, इनकी संवादनात्मक शैली थी, संवाद की शैली में, और बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं वो लिखा करते थे। तो धीरे धीरे परिचय हुआ। हाँ, लंबी कहानियां होती थी। धीरे धीरे परिचय हुआ। और अंजू जी भी ब्लॉगिंग किया करती थी। इनकी एक विशेषता होती थी कि जिस भी गोष्ठी में हम जाते थे, मैं रिपोर्टिंग तैयार किया करता था और हमें पता था कि फोटो तो हमें राजीव जी से मिल ही जाएंगे। और ये एक बार जिससे मित्रता कर लेते थे तो वो फिर इनकी मित्रता बहुत लंबी चलती थी। और ये खिलखिलाकर नहीं, मुस्कुराकर ही दूसरे को फिदा कर लेते थे। ये इनकी खासियत सबसे बड़ी है। और मैं तो कहूंगा कि ये यारों के यार हैं, मित्रों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और रही इनके लेखन की बात, तो लेखकों के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हम लोग भी इतना नहीं पढ़ पाते जितना मैं राजीव जी को देखता हूं। और हास्य व्यंग्य लेखक के अलावा इनका एक रूप समीक्षक का है। ऐसे ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों की इन्होंने ऐसी धारदार समीक्षा की है और निर्भीक वाक से समीक्षा की है। बहुत से लोग संकोच कर जाते हैं कि ये प्रतिष्ठित लेखक है, इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की जो पुस्तक के आधार पर जो सच्ची बात है वो अपनी समीक्षा के द्वारा कही है। रही इनकी, जैसा कि आपने बताया, 3 संग्रह इनके पहले ही आ चुके हैं। फैलसूफिया, वो भी व्यंग्यात्मक लंबी कहानियों का संग्रह है। और दूसरा जो एक इनका उपन्यास था, वह उपन्यास की कथा वस्तु भी बड़ी रोचक और कहेंगे लेखकों के साथ जिस तरह से शोषण होता है उसके ऊपर इन्होंने उपन्यास लिखा है। एक बार मैंने पढ़ा है, दोबारा मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो हाँ, कागभूषणी, हाँ, तो उसमें किस किस तरह से नए लेखकों को फंसाया जाता है और ख्वाब दिखाए जाते हैं, उसका बड़ा अच्छा चित्रण इन्होंने किया है। अब बात आ रही है कि बड़ी बड़ी रचनाओं से सीधे 2 लाइनर पर आना। ये राजीव जी जैसा समय की नजाकत को पहचान गया और वो सीधे सीधे 2 लाइनों पर आ गए अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और उन्होंने शुरुआत सुरेंद्र शर्मा जी की तरह से अपने घर से ही की। और ये दूसरी बात, लघु फिल्में भी बनाते हैं, आपस में मिलकर अच्छे एक्टर भी हैं। तो इन्होंने ये जो 2 लाइनर दोहा, जैसा कि वैभवी जी ने कहा कि दोहा एक अलग विधा है, लेकिन ये दोहा के खाने में अगर मात्राओं के हिसाब से गिने तो दोहा के खाने में फिट नहीं होगा। ये 2 लाइनर की एक नई विधा इन्होंने इजाहर की है। इसका श्रेय निश्चित रूप से तनेजा जी को ही जाएगा, जिसमें उन्होंने अपने 2 लाइनों में अपनी बात कही है। दोस्तों, किसी हास्य कवि या लेखक को कुछ लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, यह उनकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि हास्य व्यंग्यकार के अंदर
जो गहरी सोच होती है वे दूसरे सामान्य लेखकों में नहीं होती। वह अपनी बात छोटी छोटी घटनाओं से, हास्य व्यंगी घटनाओं से शुरू करता है और धीरे धीरे मानव तल की गहराइयों में उतरता चला जाता है और फिर उसकी रचना अंदर तक गहरा असर दिखाती है और वो व्यक्ति को बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। उसकी मारक क्षमता बहुत गहरी होती है। यह खूबी भाई राजीव की इस काव्य संग्रह में देखने को मिली है। और ये मिले लठ मेरा तुम्हारा जो शीर्षक है, सीधा सीधा अंदाजा आदमी लगा लेता है कि ये इनके पति पत्नी के घर का मामला है। और जो कार्टून बनाया गया है उसमें भी दोनों की शक्ल मिलती जुलती सी है, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को छुआ है। वह चाहे पति पत्नी की नोक हो, कोई अड़ोस पड़ोस हो, प्यार हो, राजनीति में भ्रष्टाचार हो, और जो लेखक लिख रहे हैं किस किस तरह का लिख रहे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने अपने व्यंग्य बाण चलाए हैं। और धर्म के मसले को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो जो इनकी पुस्तक मिले लठ हमारा तुम्हारा बहुत ही गंभीर रचना है। मुझे पढ़ते वक्त वैसे तो इनकी जो सर के यहाँ लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। महेश वर्मा जी का एक संदेश आया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक अच्छा लेखक होने के लिए एक अच्छा इंसान होना अति आवश्यक है, उन्होंने लिखा है। यही वजह है कि राजीव जी की पुस्तकें शानदार होती हैं। और सुनीता शानू हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। इंदिरा शर्मा जी टू हमेशा की तरह लाइनर है, एक एक बहुत गहरी मार करती है, लेकिन उनमें से जो मैं कुछ चुन पाया हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का अभाव है। और निधि भार्गव मानवी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ बने हुए हैं और उनका एक संदेश आया है। ये भी बड़े अच्छे व्यंग लिख सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई साहब गजलें कहने के अलावा आप व्यंग लिखना शुरू करो। इनका एक संदेश आया है और ये चूंकि हंसी का माहौल है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। रजिस्ट्रेशन के नाम पर रुपए मांगते हैं फिर सम्मान करते हैं आजकल। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज के कार्यक्रम को देखकर उन्होंने क्या संदेश दिया है। अब ये मुझे पर्सनली उनसे पूछना पड़ेगा। खैर ये तो हंसी की ठिठोली इसलिए हो रही है क्योंकि किताब ही ऐसी है। राजीव जी आपने तो हंसने के लिए मजबूर कर दिया है हमें। और सर हमारे साथ शीघ्र जुड़ेंगे, उससे पहले सर जुड़े मैं चाहूंगी कि अंजू जी आप अपनी बात रखें। जी, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं अंजू शर्मा दिल्ली में रहती हूँ, थोड़ा बहुत लिखती पढ़ती हूँ। ये जो इतने मतलब भारी भरकम जो विशेषण आपने मेरे नाम के साथ प्रयोग किए, मैं थोड़ा असहज हो जाती हूँ उन्हें लेकर। तो बस यही परिचय है। और राजीव जी के बारे में मैं कहूँ तो जैसा कि विनोद जी ने बताया, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, पराशर सर जुड़ गए हैं। अंजू जी उनकी बात हम सुन लेते हैं एक बार। जी सर बोलिए सर। हाँ, नेट बीच में चला गया था। मेरे साथ ही समस्या है या सभी के साथ है ये? नहीं सर, आपके साथ है। आप अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात। हाँ, तो मैं राजीव जी की जो मिले लठ मेरा तुम्हारा उसी में से कुछ उदाहरण देकर बता रहा था कि अच्छी महिला में गुण कैसा होना चाहिए, वो राजीव जी ने अपने टू लाइनर के जरिए एक मूल मंत्र दिया है। बहुत सी पत्नियां पति ऑफिस से थका हारा आया है सीधा शिकायतें कर देना शुरू कर देती हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजीव जी ने बताया है, देखिए वो कितने अच्छे तरीके से बताते हैं कि कुशल छेप सब पूछ के
मारा लठ उसकी पूंछ पे। पहले पति आया है तो उसके कुशल से पूछिए, पानी पीजिए, फिर अपना घर गृहस्थी का रोना रोइए। तो ये मूल मंत्र जो राजीव जी ने दिया है, सिर्फ 2 पंक्ति में कितनी गहरी बात दी है। जो भी महिलाएं, सभी के लिए मूल मंत्र दे दिया है कि पहले आप कोई बाहर से आए तो उसे उसका कुशल क्षेम पूछिए, और जो अपनी जो राम कहानी है वो बाद में कही। और इसी तरह से वैसे तो हर महिला का स्वभाव समझना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी पत्नी का स्वभाव समझना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। उसी के लिए राजीव जी कहते हैं, न उनकी ना में ना होती है और ना ही उनकी हां में हां होती है, रोज इसी चक्कर में यारो घर में कांव कांव होती है। तो पत्नी कब हां कह रही है उसका मतलब हां ही होगा, कुछ और नहीं तो ये कह नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात राजीव जी ने कही है। घर परिवार को छोड़कर राजीव जी ने सरकारी दफ्तरों में जो रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है उसके ऊपर भी इसमें 2 लाइनर में अपनी बात कही है। वो कहते हैं, रिश्वत ले हुए आबाद और पड़ा छापा हुए बर्बाद। कितनी, सिर्फ 8 पंक्तियां, 8 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि रिश्वत ले तो लेते हैं, लेकिन जब छापा पड़ता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरे की चाटुकारिता करते हुए कुछ लोग ऊपर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी राजीव जी कहते हैं, चाटुकारिता भी उम्दा कला है, तलवे चाट चाट कर पता चला है। यानी अगर चाटुकारिता भी आपने कला यह सीखनी है तो किसी की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, तभी यह कला आपके आ सकते हैं। और बहुत से लोग सिर्फ धन के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हैं। घर गृहस्थी के चक्कर में वो सारे अपने सुख चैन खो देते हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश है, भरी जवानी यारो नोट में गिनता रहा, चैन इस चक्कर में मिला नहीं छिनता रहा। तो मित्रों, धन हमारे जीवन के लिए आवश्यक अवश्य है, लेकिन सभी कुछ धन नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए और भी बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। यह संदेश जो राजीव जी ने अपनी 2 लाइनर में दिया है। राजीव जी राजनीति को, आजकल की जो राजनीति हो रही है उसको भी बड़ी गहराई से देखते हैं और अपनी 2 लाइनर में उसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करते हैं, गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, कुछ विपक्ष में बैठे कुछ सरकार हो गए। बताइए, इससे अच्छा व्यंग्य राजनीति पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सबका मकसद जनता को गुमराह करना होता है। इसी पर वो कहते हैं, पक्ष विपक्ष को मारो गोली, हमाम में सभी नंगे हैं, मिल बांट कर जनता को लूट रहे, सब भले चंगे हैं। तो आज के राजनीतिज्ञों का मुख्य मकसद लोगों को बेवकूफ बनाना होता है। यह बात राजीव जी ने अपने तरीके से बताई है। और पराशर सर का बार बार नेटवर्क बाधित हो रहा है। और लाजवाब तंज सियासत पर सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है। और पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ दीदी। और सतीश अकेला जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुनीता शानू जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आजकल सर का नेटवर्क बहुत
जी सर। हाँ, सर ये क्या है, दरअसल समस्या ये है कि हमारे घर में 2-3 दिन से व्हाइट वॉश का कार्य चल रहा है। तो नीचे जहाँ है वहाँ मोडम तार वार हिल जाता है, सफाई करने वाले लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो मैं अंत में अपनी बात करना चाहूंगा कि धार्मिक संकीर्णता आजकल बहुत है। जो राजनेता हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। इसके ऊपर भी राजीव जी ने अपने इस टू लाइनर में बड़ा अच्छा कटाक्ष किया है। वो कहते हैं, हो सबका भला यारो, नहीं किसी का भी नुकसान हो मस्जिद में अगर भजन, मंदिर में अजान हो, मंदिर में अजान हो, सामाजिक सामंजस्य की इस तरह की बात कोई मानवीय संवेदना से ओतप्रोत गंभीर कवि ही कर सकता है। और यह गंभीरता हास्य व्यंग्य के साथ साथ भाई राजीव तनेजा में है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे के लिए उनसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से वो अपनी साहित्यिक यात्रा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वेल आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर समीक्षा आपने की और बहुत कुछ आपने इस पुस्तक के बारे में और राजीव जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया हम सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस पुस्तक की भूमिका निधि भार्गव मानवी जी ने भी लिखी है, और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि आप मतलब राजीव जी मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन व्यंग इस प्रकार करते हैं, कटाक्ष इस प्रकार करते हैं कि लोग मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाएं। और विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। महेश वर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और सभी का अभिनंदन, स्वागत है। और लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी बातें खुलने वाली हैं, बहुत सारे टू लाइनर्स हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। बहुत बहुत आभार भाई साहब, ये आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है जो हम ये सब कर पा रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है, हम बहुत मेहनत करते हैं तब हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, और सब आप सबकी दुआओं का असर है। राजीव जी की, जैसे कि सर आपने अभी अपनी बात खत्म की, अंजू जी तक हम पहुंचते हैं, उससे पहले जिस संजीदगी की आप बात कर रहे थे, और एकदम से चीजें सिर्फ पत्नी तक, जैसे कि हमने बात की कि पत्नी तक सीमित नहीं है, लेकिन एक टू लाइनर जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ और उसके बाद जो दूसरा पढ़ूंगी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी से इनकी जो बुद्धि का जो हम कह सकते हैं जो विकास हुआ है, वो बहुत दूर तक हुआ है। सुनिएगा कि चकदे फट्टे हुण नपदे किल्ली, चकदे जी जी फट्टे जी, नपदे किल्ली, मैं के गई पंजे मारन वाली बिल्ली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पत्नी जी को पंजे मारने वाली बिल्ली बताकर जब मायके चली जाती है तो क्या उत्साह होता है पति का, वो दर्शाने की बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। कोशिश की। और दूसरी जगह अगर हम बात करें, कितनी संजीदगी की बात है कि हिंदी का लेखक जब अंग्रेजी में बात करता है, जाहिर इसी बहाने वो अपनी औकात करता है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी टू बिल्कुल लाइनर। बिल्कुल। तो जब हम हंसी की ठिठोली करते हैं, वहीं संजीदगी, इनका जो संजीदापन है, जो इनका एक 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 भावुक हृदय होता है कवि का, उस बिल्कुल हृदय को बहुत अच्छे से इन्होंने व्यक्त किया है। और अंजू जी को हम सुनेंगे, फिर अभी कुछ टू लाइनर हम पढ़ेंगे, गुदगुदाएंगे, और बाकी सारी कहानी हम राजीव जी से पूछेंगे। खुदा का खौफ करे राजीव जी। राजीव जी लठ पड़ने वाली है आज, और सुदर्शन दीदी यही आपको संकेत दे रही है। अंजू जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। ये सुन रही हैं साथ में? नमस्कार जी। नमस्ते संजू जी। प्रेरणा है, ये प्रेरणा प्रेरणा स्रोत है ये आपकी, और तभी आप जी इतना कुछ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और संजू जी की एक खास बात मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जितने कार्यक्रम होते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको। अंजू जी आप अपना वक्तव्य रखें। जी, सबको मेरा नमस्कार। और राजीव जी के बारे में मैंने अभी कहा था कि हम लोग पुराने दोस्त हैं, प्राचीन मित्र हैं राजीव जी मेरे।
जब हम लोग शुरुआती दौर जो यही था, है। हमारी मुलाकात तो फेसबुक पर ही हुई थी, और ब्लॉग और फेसबुक उस समय साथ साथ दोनों जी चीजें चलती थी। तो राजीव जी का पहला जो मेरा परिचय था वो ये था कि होली का त्योहार था और राजीव जी सबके कार्टून बना रहे थे। तो मैंने कहा जी ये होता है कि आप दिलचस्पी से देखने लगते हैं ये कौन है तो ये क्यों सबका ऐसा बना रहे हैं। और जब हम फेसबुक पे नए नए आते हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर हमारा भी खुलना भी बाकी होता है। तो मैं थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ पता नहीं ये कौन है क्या है, तो एक जिज्ञासा हुई। तो फिर मैंने देखा ये मेरी लिस्ट में भी है, तो मुझे वो चीजें दिख रही थी। तो धीरे धीरे गोष्ठियों में हम लोगों का जाना आना मिलना जुलना साथ में हुआ। मैं एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी, उसका नाम था डायलॉग। वो डायलॉग में हम लोग जब साथ जाते थे तो राजीव जी के साथ कुछ मुलाकातें हुई बातें हुई। तो मैंने राजीव जी का बिल्कुल दूसरा पक्ष देखा। संजू जी, राजीव जी, मैं, बलजीत जी, मतलब हम लोग कई लोग, मेरे हस्बैंड भी कई बार होते थे, हम लोग साथ आते जाते। तो मैंने पाया राजीव जी का एक जो ये टू लाइनर्स को देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो इतने गंभीर नहीं है क्या, लेकिन मैंने देखा निजी जीवन में वो बहुत गंभीर व्यक्ति है। निजी जीवन में वो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा हम लोग हास्य व्यंग को कई बार हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। जबकि मैं ये मानकर चलती हूँ, क्योंकि हमने परसाई जी को या जोशी जी को पढ़ा है, मैं ये मानकर चलती हूँ कि व्यंग्य विधा जो है वो बहुत अधिक जिम्मेदारी से भरी हुई है। और जिम्मेदारी से क्यों भरी हुई है? क्योंकि आपको अपनी बात को कुछ इस तरह से कहना है कि वो आपकी जो कटुता है उस पर हास्य की चाशनी भी है। आप चीज को फेंक कर नहीं मार रहे हैं, कुछ इस तरह से अपना प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं कि वो बात तीखी भी है, तिलमिला भी रहा है आदमी, लेकिन हंस रहा है। तो व्यंग्य की विधा जो है बहुत मैं कहूंगी कि जिम्मेदारी से बढ़ी है। और राजीव जी को पढ़ते पढ़ते अंजू जी एक संदेश आया है, वो मैं जी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुनीता शानू जी ने लिखा है, हाय राम, मेरा बहुत ही गंदा कार्टून बनाया था इन्होंने। जी जी सुनीता जी, मुझे याद है, मुझे सब याद है, वो दौर याद है मुझे। तो क्या कि राजीव जी उस जिम्मेदारी को समझते हैं, क्योंकि व्यंग क्या है कि अपने आसपास की दुनिया, देश दुनिया समाज, उसमें हम कोई अव्यवस्था देखते हैं, कोई विसंगति अगर हम देखते हैं, कोई विडंबना हम देखते हैं, तो हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से जाहिर करता है। आपको गुस्सा आएगा, आपको क्षोभ होगा, आपके अंदर कटुता पैदा होगी, तो कवि है वो कविता लिखेगा, मेरे जैसा आदमी कहानी लिखेगा। लेकिन व्यंग्यकार जो होता है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उस वो जो व्यंग के रूप में आती है, तो वो एक बड़ी ही, हम कहेंगे कि उसको चाशनी में, व्यंग हास्य की चाशनी में लपेट कर और वो अपनी तीखी प्रतिक्रिया को जब देता है, तो उसकी दृष्टि का कहाँ तक उसकी दृष्टि का विस्तार है वो समझ में आता है। तो अगर राजीव जी के ये जो टू लाइनर है, अच्छा टू लाइनर की भी एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। फेसबुक पे हम लोग, जैसे होता है ना कि किसी ने दोहा लिखा, किसी ने कविता लिखी, किसी ने कोई स्टेटस लिखा, किसी ने कोई शेर लिख दिया अपना या कहीं से किसी और तो राजीव जी का क्या होता था कि राजीव जी को जो अच्छा लगता था, राजीव जी उसकी एक लाइन उठाते थे। एक लाइन उठाने के बाद और राजीव जी कहते थे, उसके बाद राजीव जी अपनी एक लाइन उसमें जोड़ते थे और ज्वाइंट वेंचर का नाम इन्होंने उस विधा को दिया। और फिर जैसे जैसे मान लीजिए मेरी एक कविता की एक लाइन मेरी इन्होंने ली और उसके नीचे अपना एक लिखा, उसी मतलब उसी धुन को मैच करता हुआ, उसी रिदम को मैच करता हुआ वो लिखने के बाद, और फिर उन्होंने उसके बाद लिखा ज्वाइंट वेंचर अंजू शर्मा, और वो मुझे टैग कर देते थे। तो ये बड़ा लोकप्रिय भी हुआ था, हम बहुत हंसते थे कि अरे मतलब इतनी गंभीर कविता लेकिन इतना गंभीर शेर, लेकिन राजीव जी जब इसको लिखते थे तो मतलब बड़ी हंसी आती थी। तो क्या होता था, कई बार कुछ लोग नाराज हो जाते थे, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था। राजीव जी ने मुझे भी नहीं छोड़ा, मतलब मेरे तो कई जॉइंट वेंचर मेरे भी नाम हुए, और जब वो टैग आता था हमारे पास कि राजीव तनेजा ने आपको टैग किया, तो मैं बड़े उसको जल्दी से खोल के देखती थी कि अच्छा क्या लिखा है राजीव जी ने। तो वो एक ऐसे करके टू लाइनर विधा का इजाद हुआ, और ये मैंने अभी कहीं नहीं देखा है, ये जॉइंट वेंचर और टू लाइनर्स ये राजीव जी का ही आविष्कार कह सकते हैं इसको। जबकि मतलब 4 लाइना सुना रहा हूँ, हमने सुरेंद्र जी का सुना था, सुरेंद्र बागड़ी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, तो वो लिखा करते थे 4 लाइना सुना रहा हूँ। तो हमने कहा राजीव जी ये 2 लाइना आपकी हो गई। तो ये 2 लाइना का जो था, एक ये इससे ये आइडिया आया कि एक किताब आए जिसमें ये 2 लाइनें करके जो इन्होंने लिखी थी, वो सारी पंक्तियां जो थी
वो इसमें इन्होंने समाहित किए हैं। अब मिले लट मेरा तुम्हारा क्या ये जो आवरण है, इसको देखकर जैसा कि आपने कहा कि सीधे सीधे मन में यही विचार आता है कि जी ये तो पति पत्नी के ऊपर लिखी हुई है, और हर हास्य कवि का ये मैं देखती हूँ ज्यादातर में वो लोग अपनी पत्नी के ऊपर सबसे ज्यादा व्यंग करते हैं। शायद ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट, मतलब एक वो रहता है कि सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा है कि आप सबसे पहले घर से शुरू कीजिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, और हास्य बिगिन भी घर से ही होता है। तो ये उस तरह से राजीव जी ने संजू जी को लेकर बहुत सारे वो किए हैं, और जो हम लगातार इनसे सुनते थे, गोष्ठियां होती थी हमारी रेगुलर, हम लोग महीने में गोष्ठी करते थे, तो हम ये सुना करते थे राजीव जी से। अंजू जी, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यंगकार पिलकेंद्र अरोड़ा जी का एक संदेश आया है, और मुझे लगता है बहुत गंभीर बात उन्होंने लिखी है कि समीक्षक तो रचनाकार से परिचित है, निष्पक्ष समीक्षा कैसे हो पाएगी। तो अब इसका जवाब आप दें और निष्पक्ष समीक्षा करके इन्हें दिखाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये जब हुआ और ये जब किताब छपने जा रही थी, तो मैंने राजीव जी से पूछा था, मैंने कहा ये जो आप जॉइंट वेंचर लिखते हैं, ये एक लाइन अलग और दूसरी लाइन अलग, ये हमें तो पता है। तो राजीव जी ने बताया, लेकिन क्या आपके पाठक भी इस बात को समझेंगे? तो राजीव जी ने बताया था कि हाँ ऐसा है, लेकिन सारे जॉइंट वेंचर नहीं है, इसमें कुछ ऐसा शामिल हुआ है कि बाकी ज्यादातर जो है वो इनका अपना ही लिखा हुआ है। और जहां तक समीक्षा की बात है, पहले मैं कुछ अच्छी चीजें तो आपको बताऊं। एक है नेताजी कहिन नाम के, इनका जो एक चैप्टर है नेताजी कहिन, और मैं आपको बताऊं कि दिमाग के जाले साफ होते हैं जब आप इसको पढ़ेंगे, कि राजनीति के ऊपर बहुत ही गंभीर कई चीजें बड़े ही छुटीले अंदाज में पढ़ने को मिलती हैं। जैसा कि उन्होंने भी पढ़ा था ये कि गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, कुछ विपक्ष में बैठे कुछ सरकार हो गए, या हर बात में यारो उसकी मतलब छिपा है, कभी सीधा कभी टेढ़ा कभी बेढक छिपा है। इसी तरीके से एक है, रेल की पटरियों से अजगर मानिंद लपलपाती रिश्वतखोरी जेबें, डस डस बस यही कहती हैं और देवें और देवें और देवें। या एक है, ये सियासत भी अजब यारो आजकल खेल हो गई है, जिन्हें खुली हवा में सांस लेनी चाहिए थी उन्हें जेल हो गई है। तो व्यंग्यकार कितनी जिम्मेदारी से अपने उस चीज पर टिप्पणी करता है जिसके प्रति उसको लगता है कि प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। तो व्यंग में मतलब इस किताब में खाली यही नहीं है कि पति पत्नी के ऊपर चुटीले व्यंग है, बल्कि बहुत, अगर आप देखें तो दुनियादारी को लेकर बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो दर्शन को लेकर, जबकि व्यंग में दर्शन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन दर्शन को लेकर भी इन्होंने बहुत सारे ये जो टू लाइनर्स लिखे हैं, ये इस किताब में पढ़ने को मिलते हैं। बाकी हाँ, ये जो आपने कहा ना समीक्षा की बात, तो जो जब स्त्रियों पर लिखते हैं तो कई बार कुछ चीजें मजाक में ऐसी आ जाती हैं जो सबको, मतलब शायद हो सकता है पुरुष के लिए वो हंसने वाली बात हो, लेकिन हो सकता है कि स्त्री को उतना शोभनीय ना लगे। तो मैं राजीव जी से चाहूंगी कि एक बार उन्हें जरूर पढ़ें और आगे के लिए भी सोचें कि क्या उन्हें शामिल किया जाना था इस किताब में। कि इश्क में जानम कुछ ऐसा हम कर जाएं, बिना मेकअप तुझे देखे और हम डर जाएं। तो इस तरीके की भी पंक्तियां हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर हम समग्रता में किसी चीज को देखते हैं, समग्रता में अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो हमें उसी को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखिए ये बहुत गंभीर चीजें भी कई बार इसमें है। देखिए गीली लकड़ियां सुलगते वक्त आंखें नम कर देती हैं, गीली लकड़ियां सुलगते वक्त आंखें नम कर देती हैं, मन शांत और दुख की घड़ियां वो कम कर देती। बहुत भीड़ दिखी यारो आज मुझे एक बुजुर्ग के जनाजे में, बहुत भीड़ दिखी यारो आज मुझे एक बुजुर्ग के जनाजे में, बहुतों को वहां कहते सुना मजा नहीं आया बैंड बाजे में। मतलब ये दुनिया है, यहाँ चार तरीके के लोग हैं। तो कुछ लोग अपने हर चीज में अपना मनोरंजन ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ है जो संवेदना को उसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह से उसको महसूस किया जाना चाहिए, या मन को किस तरह से कोई चीज को छूना चाहिए।
अगर आईने में चित्र नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता, अगर आईने में चित्र नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता, सामने उसके वो स्थान भरा नहीं, रिक्त दिखाई देता। तो कितनी मतलब आप छोटी सी इन 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात है कि आदमी का असली चरित्र जो है, असली जो चित्र है उसका चरित्र होता है, अगर वो रिक्त है तो फिर वो स्थान भी रिक्त है। तो ये ऐसी ऐसे छोटे छोटे जो लाइनर्स हैं वो एक तरीके से राजीव जी के जो हास्य व्यंग वाले रूप को पीछे करके और उनका एक गंभीर व्यक्ति का रूप दिखाता है कि वो किस तरह से चीजों को महसूस करते हैं, या उनकी दृष्टि का विस्तार केवल हास्य व्यंग तक नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी जद में आती हैं। और जब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महंगाई के ऊपर जो इनके कई 2 लाइनर्स हैं, रिश्वतखोरी पे 2 लाइनर्स हैं। अंजू जी, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो आप थोड़ा जल्दी अपनी बात रखें जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि अगर राजीव जी की बात की जाए, राजीव जी के कृतित्व पे, व्यक्तित्व पे, दोनों पे बात हुई, तो बस मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि राजीव जी जब लिखते हैं तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि उन पर बात की जानी चाहिए, कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो एक रचनाकार के रूप में, एक सजग रचनाकार के रूप में उनकी जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आती रहती है, यानी कि वे अपनी आसपास की चीजों पर बहुत पैनी दृष्टि रखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी लगातार देते रहते हैं, और किताबें भी लगातार आ रही हैं। तो मेरी राजीव जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अगले उपन्यास के लिए मैं चाहती हूँ कि पिछली बार उपन्यास में उन्होंने बहुत सुंदर एक प्रकाशन की दुनिया पर एक बहुत प्यारा उपन्यास लिखा था, जिस पर मैंने समीक्षा भी लिखी थी। तो उम्मीद है आगे भी कुछ ऐसा ही लेकर राजीव जी आएंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं जी। अंजू जी, बहुत बहुत आपका आभार। और मनोज पोद्दार हमारे साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुनीता शानू जी लगातार बनी हुई है। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो आप सब जरूर उसको सब्सक्राइब करें। और सीधे सीधे आप चलते हैं 2 लाइनर के जन्मदाता, मैं कह सकती हूँ, राजीव तनेजा जी के पास, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की, क्यों की, किस वजह से की, क्या सोचा, क्या विचारा, और आगे क्या आप सोच रहे हैं। और पति पत्नी की जो मीठी नोक-झोंक है वो सीधे सीधे चल के जो दुनियादारी की बातें वहां तक खत्म होती हैं। 2 लाइन से शुरू करके आपने बहुत कुछ कह दिया है इस किताब में। तो अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर 2 लाइनर ही क्यों? बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। दरअसल जो मेरी लेखन शैली थी उसके अंदर एक एक कहानी 30-35 पेज तक पहुंच जाती थी। तो ब्लॉग के टाइम पे भी लोग मुझे कहते थे कि इसको छोटा करो छोटा करो, तो तब मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे छोटा करो। और जब फेसबुक पर पहुंचा तो देखा कि सब कविताएं लिख रहे हैं, तो तुकबंदियां करने की मैंने भी कोशिश की और कम शब्दों में अपनी बात कह सकूं, इसलिए इस 2 लाइनर का या तुकबंदियों की एक तरह से मैंने इजाद हो गई। अब जहां तक किताब के टाइटल की बात है, मिले लठ मेरा तुम्हारा, तो जैसे आमतौर पर किसी भी घर की किचन में या कहीं पर भी जहां बर्तन होते हैं आपस में खड़खड़ाते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज होती है। उसी तरह हम इस समाज में रहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हमारी सबके साथ एक जैसे हमारे विचार मिल जाएं। कहीं ना कहीं विचारों में कड़वाहट होगी, टकराहट होगी। तो चाहे वो सरकारी दफ्तरों में हो, नेताओं से हो, या समाज में फैली हुई कमियों से हो, तो एक व्यंगकार के तौर पर मिले लठ मेरा तुम्हारा, कि हमारा किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी रूप में लठ बजता रहता है। तो इस तरह से ये टाइटल आया। बेशक देखने में एक बारी या फोटो से ये, क्योंकि मैं हास्य व्यंगकार हूँ और श्रीमती के ऊपर मैंने सबसे पहले व्यंग्य लिखने शुरू किए छोटे छोटे, क्योंकि जो घर की हमारी नोकझोंक थी उसी स्टाइल को मैंने पकड़कर अपनी संवाद शैली के अंदर मुख्यतः अपनाया। तो यहाँ से शुरू होकर फिर उसके बाद समाज में जो कुछ भी फैला हुआ है, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि हिंदी किताब की समीक्षा दिखी मुझे अंग्रेजी में। हिंदी किताब की समीक्षा दिखी मुझे अंग्रेजी में, तब तक नहीं बिकी जब तक थी वो देसी में।
जब तक वो देसी भाषा में यानी कि हिंदी के अंदर उसकी समीक्षा थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वो अंग्रेजी में छपी, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उसका जिक्र हुआ, तो वो किताब रातों रात बेस्ट सेलर की गिनती में आ गई। तो इसी तरह मतलब जैसे ये पर उड़ती चिड़िया के हम गिनने चले हैं, इश्क करके इश्क को समझने चले हैं। तो इसमें हर तरह के इश्क को मैंने कोशिश किया, जो सिंसियर इश्क भी है या जो फ्लर्ट नेचर वाले हैं उस तरह का भी लेने का चालू किया, और उस तरह के भी कुछ टू लाइनर्स इसमें सम्मिलित किए। एक जैसे, कृपा मुझ पर नीली छतरी वाले बाबे की, कृपा मुझ पर नीली छतरी वाले बाबे की, बीवी मायके मैं दाल खा रहा ढाबे की। मतलब एक तरह से कटाक्ष है कि बीवी के खाने से ढाबे का चटपटा खाना जो है वो ज्यादा बढ़िया है। तो इस तरह सरकारी दफ्तरों के ऊपर कुछ मतलब जहां जहां पर क्लैश, कह विचारों का क्लैश कह लीजिए, बातों का क्लैश कह लीजिए, उसको मैंने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की इस किताब में। इसमें सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मिलेगा। कागज कलम दवात ला के नाम से मैंने एक लेखकीय जीवन से जो तजुर्बा हासिल किया कि जब तक जिंदा था तो गालियां मिली, मरा तो बेइंतहा तालियां मिली। चाहे ये प्रेमचंद जी हों या बड़े बड़े लेखक हों, जो अपने समय में उनको किसी ने वो महत्व नहीं दिया, वो महत्वपूर्ण स्थान पे नहीं बिठाया जो जिसके असल में वो हकदार थे। एक इसी तरह जैसे मैं स्टेज पर कभी गया तो एक लाइन दिमाग में आई कि कवि हूँ कविता ही सुनाऊंगा, जो ना सुनी तो काट खाऊंगा। कि मतलब एक तरह से जैसे जिस कवि को मंच पर समय नहीं मिला बोलने का, तो एक तरह से उसकी हालत ऐसी होती है कि वो अपनी भड़ास जाहिर करने के लिए काट खाने पर उतारू हो जाता है कि, तो उस चीज को मैंने लिखा है इसमें। तो कोशिश यही है कि कम शब्दों में बड़ी बात की जाए, गहरी बात की जाए जो लोगों को अंदर तक पहुंचे। और उम्मीद है कि एक किताब और शायद इस तरह की टू लाइनर की और तैयार हो रही है, तो देखो कब तक आती है। बस फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सोहन लाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आदर्श बेरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और रविंद्र सिंह जी का बहुत अभिनंदन, स्वागत। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ अंजू जी और पराशर सर आपसे, कि अगर आप इस पुस्तक की आलोचना करना चाहें तो किस रूप में करेंगे? क्या कमी लगी आपको इस पुस्तक में? वो चूंकि समीक्षा का एक पार्ट वो भी है कि हम अगर किसी अगर अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत आया है, सिद्धांत की आलोचना नहीं होगी तो नया सिद्धांत नहीं आएगा। तो अगर आप समीक्षा करेंगे तो शायद जो उनकी दूसरी टू लाइनर आने वाली है उसमें ये संशोधन कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या आलोचना के लायक कोई ऐसी बात है तो कृपया मार्गदर्शन दें। हाँ, मैंने तो अभी जो कहा मैंने कि एक रचनाकार को लिंग निरपेक्ष होकर लिखना चाहिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये रहा कि अगर आप पुरुष हैं और एक स्त्री के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसकी संवेदना को उस तरह से समझना भी ज़रूरी है कि क्या वो उनको सम्मानजनक रहेगा या नहीं। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आगे राजीव जी को ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा मतलब मेरा मत तो यही है कि बाकी मुझे इस तरह से कोई ऐसा कुछ वो लगा नहीं कि जिसके लिए मैं उनको कहूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए थी या ये नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि संवेदना जो होती है वो लिंग निरपेक्ष होती है। कोई चीज़ अगर पुरुष को हँसा सकती है और स्त्री को अगर वो नहीं पसंद आती है, तो रचनाकार का दायित्व है कि उसको दोनों तरफ से देखकर देखे, दूसरा पक्ष भी सामने रखना चाहिए। बस ये मेरा मतलब सुझाव रहेगा कि राजीव जी आगे इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पराशर सर, आपकी नजर से अगर कोई बात गुजरी हो। इससे पहले मीनल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए हैं, आपका भी अभिनंदन। महेश वर्मा जी लगातार अधिकांश काटने वाले ही होते हैं।
हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मनोज पोद्दार लगातार बने हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, ये आपको मैं बता दूं कि आदरणीय पराशर सर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद अंजू जी के पास हम गए, उसके बाद राजीव जी के पास गए, पुनः पराशर जी के पास हम आ रहे हैं। तो अगर आप दोबारा से इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं कि किसने क्या कहा, तो आप हमारा प्रोग्राम रिमाइंड करके देख सकते हैं। पराशर सर कुछ कहना चाहेंगे? अंजू जी विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जी जी सर। हाँ जी, जैसा कि अंजू जी ने कहा कि कुछ नारी की संवेदनाओं को वो कुछ उस तरीके से कह रहे हैं जो नहीं कहना चाहिए था। तो मैं राजीव जी की इस पुस्तक को उस एक समीक्षक की तरह से नहीं पढ़ पाया। ये मुझे कुछ उस तरह का समय नहीं मिल पाया, तो कुछ कमियां मुझे हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही हैं। उसके बारे में फिर कभी चर्चा की जा सकती है या राजीव जी को लिखा जा सकता है। कोई भी रचनाकार हो, कमी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन जो सही समीक्षक है उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो निष्पक्ष भाव से उसकी समीक्षा करे। तो उसके बारे में फिर कभी दोबारा से पुस्तक पढ़ के मैं बता पाऊंगा, अभी बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। एक सुझाव मेरा और है कि मैंने पाया है कि जब राजीव जी राजनीति पर या विसंगतियों पे जो बड़े ही चुटीले जो व्यंग उनके जो पढ़ने को उसमें मिले हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको और जारी रखें, क्योंकि मुख्य काम तो व्यंगकार का वही है ना कि वो विसंगतियों को चोट करे, बिल्कुल अपने अंदाज में चोट करे। और आपके पास अगर ये चुटीला अंदाज है तो मुझे लगता है इसको थोड़ा जारी रखिए, इसको थोड़ा सा आगे और विस्तार बिल्कुल मांझने की जरूरत है अभी जरा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी, आपने इस पटल पर आने का अवसर दिया। और जो सुनीता सानो जी भी हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, वे भी जुड़ी हुई हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं टिप्पणी देख रहा था तो उन्होंने भी कहा कि राजीव जी जो क्योंकि मित्र हैं, तो हाँ, मित्र तो अलग चीज है, लेकिन एक लेखक को लेखक के भाव से ही देखना चाहिए और उसकी रचना के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हमारी ये कमी रही है कि हम जिस गहराई से एक समीक्षक को पुस्तक को पढ़ना चाहिए उस तरह से हम नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए अभी कुछ भी कह पाना इस बारे में संभव नहीं है। उस बारे में फिर कभी बात की जा सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। और पिलकेंद्र सर बहुत ही तल्लीनता से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी टिप्पणी आई है वो मैं जरूर पढ़ूंगी। और एक बात थी जो मैं पढ़ना चाहती थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से एक कटाक्ष करने की कोशिश हुई है कि कत्ल सामने होता देख चुप रहा तू ओ निर्लज, काहे का तू बनता हाकिम ओ काहे का तू जज। तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो जीवन के उतार चढ़ाव, और आप अगर कुछ इस तरीके से कहते हैं जैसे कि पिलकेंद्र सर ने लिखा है कि व्यंग में, मैं फ्लैश करती हूँ जी, व्यंग में लाइनर्स की कई इन दिनों अलग कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर हरीश नवल जी हाफ लाइनर के लिए प्रख्यात हैं। उनकी रचनाएं 400-500 शब्दों की होती हैं। उनके अनुसार वन लाइनर 1000 शब्दों का होता है। ऐसे में व्यंग में टू लाइनर शब्द का प्रयोग के बारे में पुस्तक में स्पष्टीकरण होना चाहिए। सर मुझे लगता है पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तभी इसका नतीजा निकल पाएगा। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी के बारे में? मेरे टू लाइनर सिर्फ 2 लाइनों के ही होते हैं, वो लंबे चौड़े फैलाव लिए हुए नहीं होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक दो टू लाइनर मैं और सुनाना चाहूंगा। जी जी जरूर। कम शब्दों में यारा ज्यादा बात, बताओ कब लेके आऊं बारात। अब ये देख लो, 2 लाइनों में मैंने अपनी बात खत्म कर दी है। जितनी बड़ी बात फैलाई जा सकती है उसको 2 लाइनों में खत्म कर दिया है। चलिए ना मैं घोड़ा, जी जी बोलिए। ना मैं घोड़ा हूं ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूं ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और राकेश गंभीर हमारे साथ बने हुए हैं।
बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राकेश गंभीर जी ने लिखा है कि राजीव जी से वो मिलना चाहेंगे और ये भी अच्छी बात है। चलिए मिलकर वो आपसे बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर हम हर महीने के पहले मंगलवार को लेकर आते हैं। अगली बार नई पुस्तक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, उसकी समीक्षा होगी और हमारी कोशिश रहती है और रहेगी भी कि हम निष्पक्ष समीक्षा करें। और टू लाइनर एक नई विधा का इजाद हुआ है, इसलिए जिस तरीके की समीक्षा हो सकती थी हमने करने की कोशिश की। और आदरणीय पराशर सर बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। अंजू जी बहुत बहुत आभार। और भविष्य के लिए राजीव तनेजा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को गुदगुदाते रहिए। और तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा कार्यक्रम बुलंदियों तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। और आप हैं तो हम हैं, आपके कारण हमारा कार्यक्रम चलता है। जब आप श्रोता के रूप में हमसे जुड़ते हैं तो हमारा वही मनोबल होता है और वही हमारा ऊर्जा का संचार है। उसी ऊर्जा को एकत्रित करके हम फिर नए पायदान की तरफ चलते हैं। कल शाम 7 बजे किरदार जिंदगी में एक बेहतरीन किरदार से आप मिलना ना भूलें। आप हमारे साथ इसी हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर जुड़े और एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊंगी जिसने समाज की सेवा करने का एक न सिर्फ बीड़ा उठाया, बहुत अलग तरीके से उसने सेवा की और आगे भी बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। बहुत कुछ उन्होंने अपने इस छोटे से 2 साल के अंतराल में किया है, तो उनसे जरूर रूबरू हो। शाम 7 बजे किरदार जिंदगी में आप सभी का हार्दिक आभार हमसे जुड़ने के लिए और पुनः आप सभी का अभिनंदन और हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार। अगली बार किसी और पुस्तक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्ते।